हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आई होप आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम पास में आ गया है। तो इस टाइम पे आपको कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, अब प्रैक्टिस में आप पीवाईक्यू क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ जो आपने पढ़ा है आप उसका रिविजन करिए, और रिविजन के साथ साथ आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट देने से आपको ये पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है उससे प्रश्न अगर आ रहे हैं तो आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो जहां पे कमी रह रही है आप वहां पे सुधार करिए। यानी उस टॉपिक का रिवीजन करिए, उस सब्जेक्ट का रिवीजन करिए, और उस सब्जेक्ट से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उनकी प्रैक्टिस करिए। बस इतना आपको एग्जाम तक कंटिन्यूसली फॉलो करना है। बाकी साइंस की तैयारी के लिए ये प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चली रही हैं, जहाँ पे आज की हमारी क्लास 8वीं प्रैक्टिस सेट की क्लास है। इसके पहले 7 क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं, और एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पे सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज डली हैं। अगर अभी तक आपने एक भी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पीवाईक्यू क्वेश्चन और एमसीक्यू जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं उनकी प्रैक्टिस करने के साथ साथ उस प्रश्न से और कैसे रिलेट करके प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे पूछे जाएंगे, उसका हम रिवीजन भी करते चल रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको अलग से मॉक टेस्ट देना रहेगा, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना रहेगा। इसके अलावा आपको एग्जाम तक कुछ भी नहीं करना। बस इतना आप कंटिन्यूसली अगर फॉलो कर लेते हैं अपने एग्जाम तक, तो आपका यूपी टेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी आपकी ये प्रैक्टिस सेट की क्लासेस तो आपको एग्जाम तक प्रोवाइड कराई ही जाएंगी, आप इनको देखिएगा और मॉक टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। बताइए, खाने का नमक जो हम नमक यूज करते हैं डेली यूज में, वो नमक किससे बनता है? तो उस नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। अब जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है? एक प्रकार का मजबूत अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है? मजबूत अम्ल होता है। वहीं पे NaOH, जो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या होता है? एक प्रकार का मजबूत क्षार होता है। क्या होता है? मजबूत क्षार होता है। अब जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मजबूत क्षार यानी NaOH ये आपस में मिलते हैं, तो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी खाने का नमक बनाते हैं। और साथ ही साथ वाटर क्या होता है? रिलीज होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो पूछा गया है कि जो NaCl यानी खाने का नमक है, वो किससे किससे मिलकर बना होता है? तो मजबूत अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मजबूत क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग क्या होगा? प्रारंभिक मान का 3 गुना, प्रारंभिक मान का 4 गुना, प्रारंभिक मान का 2 गुना, या फिर अपरिवर्तित रहेगा? बताइए क्या हो जाएगा? देखिए, इस प्रश्न में क्या बोला है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग पूछा है। अब मान लीजिए कि जो प्रारंभिक संवेग है, प्रारंभिक संवेग इनिशियल संवेग कितना है? इनिशियल संवेग है p। ठीक है, और जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कितनी है? मान लीजिए ke। और संवेग और गतिज ऊर्जा का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ke इक्वल टू होता है p²/2m। क्या होता है? p²/2m। जहाँ पे ये जो द्रव्यमान होता है ये स्थिर होता है। ये कैसा होता है? स्थिर होता है, ये चेंज नहीं होता है। अब देखिए, जब द्रव्यमान स्थिर हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, गतिज ऊर्जा, ये क्या हो जाएगी? संवेग के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यानी जो गतिज ऊर्जा है वो संवेग के वर्ग पे निर्भर करेगी, उसके स्क्वायर पे निर्भर करेगी। अब प्रश्न में क्या दिया है कि जो प्रारंभिक मान है गतिज ऊर्जा का, उसका 4 गुना कर दिया जाए। यानी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को कितना कर दी जाए? जो नई काइनेटिक एनर्जी है, नई गतिज ऊर्जा जो है, नई गतिज ऊर्जा कितनी हो गई है? 4 गुना हो गई है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 ke लिख सकते हैं। तो अब नया संवेग पूछा है, तो मान लेते हैं जो नया संवेग है, नए संवेग को हम क्या मान लेते हैं? नया संवेग को हम मान लेते हैं p डैश। अब देखिए, अब आप इसको सॉल्व करके देखिए। अब अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे, पहले हम पुटअप करके देखते हैं। तो 4ke इक्वल टू, ये नया संवेग का फॉर्मूला निकल के आ रहा, 4ke इक्वल टू क्या हो जाएगा? p डैश का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 2m।
ठीक है। और पहले क्या दिया था, पहले दिया था कि के ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, इन दोनों का अनुपात लेते हैं। तो जब हम इन दोनों का अनुपात लेंगे तो 4ke अपॉन क्या हो जाएगा, के ई हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, पी डैश का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर। ठीक है। अब बताइए के ई से के ई काइनेटिक एनर्जी हट जाएगी, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कि पी डैश का होल स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4। अब यहाँ का जो स्क्वायर है इसको हम इसमें रूट में कन्वर्ट कर देंगे, तो कुल मिला के पी डैश अपॉन पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √4, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है। पी डैश अपॉन पी की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो बताइए पी डैश बराबर 2p नहीं हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये इससे पता चल गया कि जो इनिशियल संवेग है, जब उसका संवेग को, गतिज ऊर्जा को हम 4 गुना करते हैं तो संवेग कितने गुना हो जाता है, संवेग 2 गुना हो जाता है। संवेग कितने गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। यानी इनिशियल संवेग का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और अगर आपको शॉर्ट टर्म में याद रखना है तो आप ये याद रखिए कि के ई को अगर हम 4 गुना करते हैं तो संवेग कितना हो जाता है, संवेग हो जाता है 2 गुना। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 9 गुना करते हैं तो संवेग हो जाएगा 3 गुना, यानी इसी का स्क्वायर होगा। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 16 गुना करते हैं तो संवेग कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बस उसको आपको रूट कर देना है तो उसका क्या हो जाएगा, संवेग निकल के आ जाएगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, अभी हमने देखा कि अगर काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना बढ़ा देंगे तो संवेग कितना हो जाएगा, संवेग का मान 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं और इनकी प्रकृति कैसे होती है। तो जो ध्वनि तरंगे होती है ना, ध्वनि तरंगे एक प्रकार की कैसी तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं। अब जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ये बिना माध्यम के नहीं चल सकती। इनको चलने के लिए, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। अब माध्यम में क्या क्या आ जाएगा भाई, 3 ही तो माध्यम है। कौन कौन से माध्यम, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ठोस है, द्रव है और गैस है। ये 3 माध्यम होती हैं। जो ध्वनि होती है वो इन्हीं 3 माध्यम में चल सकती है। अगर निर्वात है यानी कोई भी माध्यम नहीं है, माध्यम की अनुपस्थिति है, तो यहाँ पे ध्वनि गति नहीं कर सकती। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी सबसे ज़्यादा गति ध्वनि करती है सॉलिड में, फिर उसके अलावा लिक्विड में, फिर सबसे कम गति अगर करती है ध्वनि तो किस में करती है, गैस में करती है। अब जो ध्वनि है ना, ये 2 मतलब एक पैटर्न बनाते हुए चलती है। उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, संपीड़न और विरलन। क्या बोलते हैं, संपीड़न और विरलन। यानी जो ध्वनि होती है वो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है इसको फॉलो करते हुए चलती है, इसको बनाते चलती है। और जो ध्वनि है जो संपीड़न विरलन का पैटर्न बनाते चलती है, इसीलिए इस ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं। ध्वनि कैसी प्रकृति की होती है, अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। क्योंकि जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ना, वो माध्यम के कण के तरंग के चलने की दिशा के कैसे चलती हैं, समानांतर चलती हैं। कैसे चलती हैं, समानांतर कंपन करते हुए चलती हैं। जैसे जब हम बोलते हैं ना, तो जो हमारी आवाज़ है वो वायु के कणों से टकराती है और कण से टकराते हुए ये आगे पीछे कंपन हुआ करते हुए चलती है। और यही जो आगे पीछे कंपन है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम संपीड़न विरलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपीड़न विरलन बोलते हैं। यानी कुल मिलाकर ध्वनि जो है ये, इसको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। ये निर्वात में नहीं चल सकती है और ये संपीड़न विरलन का पैटर्न बनाते हुए चलती है। वायु में जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी जो क्या बोलते हैं, प्रकाश तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगे। ये कैसी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और जो रस्सी से बनने वाली जो तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है। तो प्रकाश कैसी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ, और ध्वनि कैसी तरंगे होती हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -6 या 10 की पावर -15 मीटर। बताइए 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर। अब देखिए मिली की बात की जाए, 1 मिली बराबर क्या होता है, तो 1 मिली बराबर होता है 10 की पावर -3। वहीं पे नैनो की बात की जाए तो 1 नैनो बराबर 10 की पावर -9 होता है। पीको की बात की जाए तो पीको बराबर क्या होता है, 10 की पावर -12। ठीक है, क्या होता है, 10 की पावर -12 होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे माइक्रोन पूछा है तो 10 की पावर -6 मीटर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती हैं कहलाता है एक्सोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या फिर स्ट्रेटोस्फीयर। बताइए क्या कहलाता है। तो देखिए जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत पृथ्वी सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है, तो लगभग 15 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है।
ये तो हमको ओजोन परत की ऊंचाई पता चल गया। अब हम एक एक लेयर को पढ़ते हैं। अब देखिए, जो एक्सोस्फीयर होती है ये वायुमंडल की सबसे बाहर की परत होती है। सबसे बाहर की परत होती है, मतलब ये लगभग 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर, कितना, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाई जाती है। यहाँ पे जो गैसें होती हैं ना, गैसें भी बहुत रेयर मीडियम में पाई जाती हैं, यानी बहुत विरल माध्यम में पाई जाती हैं। कई सारे जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं ना, इसी क्षेत्र पे होते हैं। ये तो हो गई एक्सोस्फीयर की बात। अगर हम बात करते हैं मीजोस्फीयर, तो मीजोस्फीयर लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। कितनी? 50 से लेके 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाई जाती है। अब इस परत में प्रवेश करने वाले जो अधिकांश उल्कापिंड होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? जल के नष्ट हो जाते हैं। अब अगर ट्रोपोस्फीयर की बात की जाए, तो ट्रोपोस्फीयर ये सबसे निचली परत होती है। क्या होती है? सबसे नीचे की परत होती है। वायुमंडल के सबसे नीचे की परत होती है। सबसे बाहर की परत एक्सोस्फीयर और सबसे अंदर की परत कौन सी होती है? ट्रोपोस्फीयर होती है। ये पृथ्वी सतह से बहुत पास में, लगभग 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अब जितनी भी मौसम संबंधी एक्टिविटी होती हैं, जैसे बादल है, वर्षा है, आंधी है, तूफान है, ये सब कहाँ पे होता है? ये सारी घटनाएं ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। यानी वायुमंडल का लगभग 75% द्रव्यमान किस में होता है? ट्रोपोस्फीयर का ही होता है, इसी परत में होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की, तो ये ट्रोपोस्फीयर से जस्ट ऊपर पाया जाता है, यानी लगभग 12 से लेके 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब अभी हमने पढ़ा है कि जो ओजोन परत है वो 15 से लेके 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो 12 से 50 के अंदर की रेंज में ओजोन परत आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए जो ओजोन परत है वो कहाँ पे पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। यहाँ मौसम संबंधी हलचल जो होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए जो जेट विमान वगैरह होते हैं ना, वो कहाँ पे चलाए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में ही चलाए जाते हैं, ट्रोपोस्फीयर से ऊपर। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? मछली द्वारा, तिलचट्टा द्वारा, केचुआ द्वारा या फिर घोंघा द्वारा? बताइए किसके द्वारा किया जाता है? तो श्वास छिद्र का उपयोग कौन करता है? जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, ये सब क्या करते हैं? श्वास छिद्र का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? श्वास छिद्र का उपयोग करते हैं रेस्पायरेशन के लिए। ठीक है, अब इसी में क्या आ जाता है? कीड़े मकोड़े में तिलचट्टा भी आ जाता है। तो जो तिलचट्टा होता है ना, इसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जो कीड़ों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं जनरली, और ये दोनों ओर पाए जाते हैं। अब जब एयर शरीर में जाती है ना, तो एयर शरीर में इसी छिद्र के द्वारा प्रवेश करती है, और यही छिद्र प्रवेश करती है, और जो ट्रैकिया होती हैं, ट्रैकिया के माध्यम से कहाँ पे जाती है? जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वहाँ तक पहुँचती है। देखिए क्या होगा, कीट में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम श्वास छिद्र बोलते हैं। अब जो एयर है, एयर इनके माध्यम से प्रवेश करेगी। अब यहाँ पे फिर इनको मिलेगी ट्रैकिया। क्या मिलेगी? ट्रैकिया। अब जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के माध्यम से ये एयर कहाँ पे जाती है? सेल्स के पास जाती है, और रेस्पायरेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो श्वास छिद्र का उपयोग कौन करते हैं? तिलचट्टा करते हैं। बाकी मछली श्वसन के लिए किसका उपयोग करती है? गलफड़ों का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? गलफड़ों, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? गिल्स का उपयोग करती है। ठीक है, जो केचुआ होते हैं, केचुआ नम त्वचा का उपयोग करते हैं श्वसन के लिए। किसका उपयोग करते हैं? जो नमी युक्त इनकी त्वचा होती है उसका। और घोंघा लंग्स चैम्बर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? फुफ्फुस गुहा। क्या बोलते हैं? लंग्स चैम्बर। ठीक है, या फुफ्फुस गुहा भी कहा जाता है। तो लंग्स चैम्बर का उपयोग करते हैं श्वसन के लिए। इसके अलावा एक और पूछा जाता है, टैडपोल। क्या पूछा जाता है? टैडपोल। जो टैडपोल होता है, ये किसका उपयोग करता है श्वसन के लिए? तो किसका उपयोग करता है? गलफड़े का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? गलफड़े का उपयोग करता है। बाकी मनुष्य, पक्षी, सरीसृप, ये सब फेफड़े का उपयोग करते हैं। और व्हेल और डॉल्फिन, ये लगते तो मछली हैं। जो व्हेल है और डॉल्फिन, ये देखने में तो ऐसा है कि लगते हैं मछली है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मैमल्स के अंतर्गत आते हैं, और मैमल्स के अंतर्गत आते हैं, इसलिए श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं? फेफड़े का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? फेफड़े का उपयोग करते हैं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? आप देखेंगे हर एक शिफ्ट में विटामिन टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछे गए हैं, तो आप इनके स्रोत, इनके कौन कौन से विटामिन हैं, इनके रासायनिक नाम, इनके स्रोत और इनकी कमी से होने वाले रोग जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे बताइए किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से, सी की कमी से, बी की कमी से, या फिर डी की कमी से? तो विटामिन ए को बोला क्या जाता है? विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल। क्या बोला जाता है? रेटिनॉल। और रेटिनॉल की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? रतौंधी रोग हो जाती है। रतौंधी के अलावा इससे
एक और रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं जीरोफ्थैल्मिया। क्या बोला जाता है? जीरोफ्थैल्मिया बोला जाता है। ठीक है, ये 2 रोग मेनली विटामिन ए की कमी से होते हैं। रतौंधी यहाँ पे पूछा गया है, इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। विटामिन सी को क्या बोला जाता है? तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है, और इसके कमी से एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं स्कर्वी। विटामिन बी को क्या बोला जाता है? तो विटामिन B1 या बी को बोला जाता है थायमिन, और थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। क्या बोला जाता है? बेरी रोग हो जाता है। विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और कैल्सीफेरॉल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकेट्स रोग। और एक और रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या बोला जाता है? ऑस्टियोमलेशिया। अब जो ऑस्टियोमलेशिया है ये वयस्कों में होता है। किसमें होता है? बड़ों में या वयस्कों में होता है। और रिकेट्स रोग होता है बच्चों में। किसमें होता है? ये बच्चों में होने वाला एक रोग है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और विटामिन हैं जो पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे विटामिन B3। विटामिन B3 को क्या बोला जाता है? नियासिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नियासिन। अब नियासिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B12 भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको कोबालामिन या साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एक एनीमिया रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। क्या बोला जाता है? परनीसियस एनीमिया। ठीक है, परनीसियस एनीमिया उसको बोला जाता है। वहीं पे विटामिन के को बोला जाता है फिलोक्विनान, और इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का, अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और विटामिन ई से जो प्रजनन संबंधी बीमारी है वो उत्पन्न होती है। तो इससे कौन सी बीमारी होती है? इससे प्रजनन संबंधी बीमारी, या फिर इसको हम बांझपन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? बांझपन औरतों में हो जाता है। ठीक है, तो ये विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विटामिन है, उनके रासायनिक नाम है और उनकी कमी से होने वाले रोग हैं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे कमजोर या क्षीण बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, न्यूक्लियर बल या फिर चुंबकीय बल? बताइए सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो अगर कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, अगर उसमें द्रव्यमान है तो वो वस्तुएं क्या करेंगी? एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगी, और इसी आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचना यह गुरुत्वाकर्षण बल का ही उदाहरण होता है। यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, या अगर वो अपनी ओर एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और इसकी जो रेंज होती है ना, सबसे ज़्यादा होती है। रेंज इसकी सबसे ज़्यादा, यानी ये अनंत में लगने वाला बल है, ये बहुत दूरी तक ये लगने वाला बल होता है। और साथ ही गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? सबसे कमजोर बल होता है। क्या होता है? सबसे कमजोर बल, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल होता है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब विद्युत आवेशित बल क्या होते हैं? या विद्युत बल क्या होता है? अगर किसी आवेशित कण के बीच में जो बल लगता है, यानी देखिए जो पॉजिटिव चार्ज यानी समान आवेश हैं, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत आवेश है ये क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी दो आवेशों के बीच में, दो चार्जेस के बीच में जो बल लगता है इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत बल बोलते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर बल क्या होता है? जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, ये जो नाभिक में बंधे रहते हैं, ये किसके कारण बंधे रहते हैं? न्यूक्लियर बल के कारण बंधे रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखने वाला बल कौन सा होता है? न्यूक्लियर बल होता है। अब चुंबकीय बल क्या होता है? हाँ, न्यूक्लियर बल के बारे में एक और ध्यान रखिएगा कि ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बल है। जो न्यूक्लियर बल है ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बल होता है, सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है। लेकिन इसकी जो सीमा होती है, सीमा इसकी बहुत कम होती है। यानी ये बहुत दूरी तक बल, न्यूक्लियर बल नहीं लगता है। अब लास्ट एक और बल देख लेते हैं, चुंबकीय बल। कौन सा? चुंबकीय बल। अब बताइए चुंबकीय बल क्या होता है? तो चुंबक या फिर गतिमान जो आवेश हैं उनके बीच में जो लगने वाला बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल बोलते हैं। जैसे चुंबक लोहे को जो आकर्षित करता है तो किसके कारण? चुंबकीय बल के कारण लगता है। ठीक है, अब देखिए अगर इनकी तुलना की जाए तो जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसके बाद होता है जो आपका विद्युत बल होता है। जो विद्युत बल है वो फिर उससे कमज़ोर होता है। फिर उससे कमज़ोर होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। फिर चुंबकीय बल से सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर होता है वो कौन सा होता है? गुरुत्वीय बल होता है। ठीक है, तो ये इनका क्या है? सीक्वेंस है। सबसे स्ट्रांग पूछा जाए तो न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे कमज़ोर पूछा जाए तो गुरुत्वीय बल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
चार कोष्ठी हृदय पाया जाता है। पक्षी व स्तनधारी में, मत्स्य से स्तनधारी तक, सरीसृप व पक्षियों में, उभयचर व सरीसृप में। जो चार कोष्ठी यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है वो किसमें पाया जाता है? तो देखिए चार चैम्बर जो चार कोष्ठी हार्ट है यानी उसमें 2 आलिंद पाए जाएंगे। उसमें क्या पाया जाता है? 2 आलिंद पाया जाता है और 2 ही क्या पाया जाएगा? निलय पाया जाएगा। ये 4 चैम्बर वाले हार्ट की विशेषता होती है कि यानी उसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाया जाता है। अब 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाने के कारण उसमें जो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त होता है ये क्या रहता है? सेपरेटेड रहता है। आलिंद में अलग आलिंद यानी जो दायां आलिंद और दायां निलय है इसमें क्या रहेगा? अशुद्ध रक्त रहेगा और जो बायां आलिंद और बायां निलय है इसमें कैसा रक्त रहेगा? शुद्ध रक्त रहेगा। तो जो आलिंद और 2 निलय वाले हार्ट को चार कोष्ठी हार्ट बोला जाता है और इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त पूरी तरीके से अलग रहते हैं। और ये किसमें पाया जाता है? तो पक्षी और स्तनधारी में। बाकी मछलियों से स्तनधारी तक यानी मछलियों में कितने चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है? तो इसमें 2 कोष्ठी यानी 2 चैम्बर का हृदय इनका होता है। कैसा होता है? 2 चैम्बर का हृदय होता है। एम्फीबियंस यानी उभयचर और सरीसृप में कितने चैम्बर का हृदय होता है? तो सरीसृप में होता है 3 चैम्बर का। कितना होता है? 3 चैम्बर का होता है। मगरमच्छ को छोड़ के जो मगरमच्छ होता है ना ये अपवाद होता है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे सीक्वेंस में अगर आप लिखिए तो जो पक्षी होते हैं, पक्षी और स्तनधारी, स्तनधारी, ठीक है, पक्षी और स्तनधारी में कितना? 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। मछलियों में फिशेस जितने भी मत्स्य वर्ग के जीव होते हैं फिशेस में कितने चैम्बर का हार्ट पाया जाता है? तो इसमें 2 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। वहीं पे उभयचर की बात करें तो जो उभयचर होता है उभयचर में 3 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। और जो रेप्टाइल्स होते हैं, कौन कौन से? रेप्टाइल्स यानी सरीसृप होते हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। लेकिन मगरमच्छ जो होता है वो अपवाद होता है। कौन सा? मगरमच्छ क्या है? अपवाद है। मगरमच्छ में 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। ठीक है, तो आप इतना ये फैक्ट जरूर इसको नोट करके रखिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग के निम्न में से कौन से कण के सभी जीव पूर्ण रूप से जलीय होते हैं? कॉर्निवोरा, अंगुलुलाटा, सीटेसिया या फिर रोडेंसिया? बताइए कौन से जीव है जो पूर्ण रूप से जलीय होते हैं? और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और टेट एग्जाम में आया हुआ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए जो सीटेसिया वर्ग के जीव जो होते हैं यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी होगा। जो सीटेसिया वर्ग के जीव होते हैं ये पूरे तरीके से जलीय होते हैं। कैसे होते हैं? पूरे तरीके से जलीय होते हैं। अब इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आ जाता है व्हेल, आपका व्हेल मछली आ जाएगी और उसके अलावा क्या आ जाएगा? डॉल्फिन। क्या आ जाएगा? जो डॉल्फिन होती है डॉल्फिन भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। और पोर्पोइज जो होती है वो भी किस में आती है? वो भी इसी में आती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? पूरी तरीके से जलीय होते हैं यानी अपना पूरा जीवन जल में ही निर्भर कर रहता है। इसीलिए सीटेशिया वर्ग के जितने भी जीव होते हैं पूर्ण रूप से जलीय माने जाते हैं। अब कॉर्निवोरा में क्या आ जाएंगे? कॉर्निवोरा मतलब क्या है? मांसाहारी। क्या है? मांसाहारी है। अब मांसाहारी जीव कौन कौन से होते हैं? जैसे शेर है, बाघ है, ये क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। अब क्या ये पानी में रहते हैं? नहीं, ये कहाँ पे रहते हैं? स्थल में रहते हैं, इसलिए इनको स्थलीय जीव माना जाता है। अंगुलुलाटा, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है जितने भी खुर वाले जीव होते हैं, खुर वाले जो जीव होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। अब खुर वाले जीव कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे गाय, भैंस, हिरण, ये सब क्या होते हैं? खुर वाले जीव होते हैं। और ये किस में आते हैं? अंगुलुलाटा में आते हैं। रोडेंसिया में कौन से आते हैं? कुतरने वाले जीव। कौन आते हैं? कुतरने वाले जीव। यानी जो कुतरने वाले जीव होते हैं वो किस में आते हैं? रोडेंसिया में आते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा? चूहा आ जाएगा, गिलहरी आ जाएगी। ये क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल। चूहा और गिलहरी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो रोडेंसिया में कुतरने वाले जीव, अंगुलुलाटा में खुर वाले जीव, कॉर्निवोरा यानी जो मांसाहारी जीव होते हैं और सीटेसिया यानी जितने भी जलीय जीव होते हैं जिनका जीवन पूरी तरीके से जल पे निर्भर होता है वो आते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाखून, पंजा, खुर और सींग किससे बनते हैं? एपिडर्मिस से, उपास्थ से, डर्मिस से या फिर अस्थि से? बताइए नाखून, पंजा, खुर और सींग ये किससे बनाए जाते हैं? तो नाखून है, पंजा है, खुर है, सींग है, ये होते क्या हैं? ये एक प्रकार की केराटिन नामक प्रोटीन इनमें पाया जाता है। और ये क्या होते हैं? एक प्रकार की त्वचा होती है। ये क्या होती है? त्वचा होती है। बस इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है जो कि इनको क्या करता है? मजबूती देता है। इसीलिए नाखून, पंजा,
खुर और सींग ये एपिडर्मिस से बने होते हैं। एपिडर्मिस ये क्या होती है, सबसे बाहरी त्वचा होती है। ये कौन सी त्वचा होती है, सबसे जो एक्सटर्नल लेयर होती है त्वचा की, यानी बाहरी परत होती है त्वचा की, वो क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। इसमें केराटिन पाया जाता है, इसलिए ये नाखून, पंजा, खुर और सींग बनाने का काम करती है। बाकी उपास्थि क्या होता है, उपास्थि एक प्रकार का लचीला ऊतक होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का लचीला ऊतक होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये नाक, कान और जो जोड़ होते हैं ना, नाक, कान का जो नरम वाला पार्ट होता है वो किससे बना होता है, उपास्थि से बना होता है, ठीक है। और ये जो जोड़ होते हैं ये सब किससे बने होते हैं, उपास्थि से बने होते हैं। डर्मिस क्या होता है, ये इंडोडर्मिस यहाँ पे होना चाहिए। ये क्या होती है, अंदर वाली परत होती है त्वचा की, ये अंदर वाली परत होती है, अंदरूनी परत होती हैं। और जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं, और रक्त वाहिकाएं के अलावा जो जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, वो सब अंदरूनी परत यानी एंडोडर्मिस में पाई जाती हैं। बाकी अस्थि आपको यानी बोन के बारे में आप सभी को पता है, ये क्या करता है, शरीर का ढांचा बनाने का काम करता है। क्या करता है, शरीर के ढांचा बनाने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, नाखून, पंजा, खुर, सींग ये सब किसके बने होते हैं, ये सब एपिडर्मिस के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के तथा विटामिन सी। तो यहाँ पे विटामिन के क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको हम पहले पढ़ भी चुके हैं, अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने पढ़ा है। अगला प्रश्न है, खुदाई करने की आदत वाले जीव निम्न अनुकूलन दर्शाते हैं। कौन सी, आरोही अनुकूलन जिसको स्केंसोरियल अनुकूलन कहा जाता है, उड्डयन अनुकूलन, धावी अनुकूलन या खननी अनुकूलन। बताइए कौन से अनुकूलन अपनाते हैं खुदाई करने की आदत करने वाले, आदत वाले जो जीव होते हैं। देखिए जो आरोही अनुकूलन होता है, इसको ये किसमें होता है, तो ये पेड़ों पे चढ़ने वाले जीव पे होता है। किस पे होता है, जो जीव पेड़ों पर चढ़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ने वाले जीवों के पे होता है। पेड़ों पर चढ़ने वाले जो जीव होते हैं उन पे ये आदत होती है। और एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ जाएगा, गिलहरी, इसमें क्या आ जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे, गिलहरी। और जो उड्डयन अनुकूलन है, उड्डयन अनुकूलन किस में पाया जाता है, तो उन पक्षियों में, उन जीवों में पाया जाता है जो कि उड़ते हैं। क्या करते हैं, उड़ते हैं। अब उड़ते कौन हैं, जितने भी पक्षी हैं, चमगादड़ हैं, इसमें कैसा अनुकूलन पाया जाता है, इनमें पाया जाता है उड्डयन अनुकूलन पाया जाता है। धावी अनुकूलन किस में पाया जाता है, तेज दौड़ने वाले जीवों में। तेज जो दौड़ने वाले जीव होते हैं, दौड़ने वाले जीव, इनमें कौन सा अनुकूलन पाया जाता है, धावी अनुकूलन पाया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चीता है, चीता कितना तेज दौड़ता है, घोड़ा भी तेज दौड़ता है, तो इनमें कौन सा अनुकूलन पाया जाता है, धावी अनुकूलन। अब खननी अनुकूलन क्या होता है, तो जो जीव खुदाई करते हैं यानी बिल खोदते हैं, उनमें कौन सा अनुकूलन पाया जाता है, उनमें पाया जाता है खननी अनुकूलन, ठीक है। तो जो बिल खोदने वाले जीव होते हैं उनमें खननी अनुकूलन पाया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल में कौन से आ जाएंगे, आप ये मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि खननी अनुकूलन में कौन कौन से जीव आते हैं। अब इसके अलावा जो खननी अनुकूलन वाले जीव होते हैं ना, उनके पंजे बहुत मजबूत होते हैं, उनके जो पंजे होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। और उनका शरीर कैसा होता है, बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार होता है। अब इसके एग्जाम्पल में कौन आएगा, आप उसको कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, खननी अनुकूलन। अगला प्रश्न है, ELISA यानी जो एलिसा का कार्य सिद्धांत है वो क्या है, भक्षण क्रिया, एंटीजन एंटीबॉडी परस्पर क्रिया, विस्तारण क्रिया या फिर आवर्धन क्रिया। बताइए क्या होता है। तो देखिए जो एलिसा होता है, एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम, क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या हो जाता है, सॉर्बेंट ऐसे, ये इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा एलिसा का। और ये क्या है, एक प्रयोगशाला पे आधारित क्या होता है, परीक्षण की एक टेक्निक होती है जो मेनली किस पे काम करती है, प्रतिजन यानी एंटीजन और एंटीबॉडी के जो बंधने की क्षमता होती है ना, उस पे काम करती है, उसके परस्पर क्रिया पे काम करती है। यानी ये जो एलिसा टेस्ट कराया जाता है ना, ये जो परीक्षण कराया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, या तो एंटीजन का पता लगाया जाएगा, या जो एंटीजेंस प्रेजेंट है उनका पता लगाया जाएगा, या तो ये देखा जाएगा कि कौन सी एंटीबॉडी बनी है। देखिए एंटीजन पता चल गया तो ठीक है, पता चल जाएगा कौन सी एंटीजन गया है, कौन से जीवाणु, कौन सा वायरस गया है। लेकिन अगर एंटीजन का पता नहीं चला तो उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बनी होगी, तो एंटीबॉडी का पता लगा देते हैं जिससे एंटीजन का पता चल जाता है। तो ये जो एलिसा है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी की जो परस्पर क्रिया होती है उसके सिद्धांत पे काम करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? आयरन है, निकल है, मॉलिब्डेनम है या फिर प्लैटिनम है? बताइए। तो जो आयरन है ये हैबर प्रक्रिया में उपयोग होता है। किसमें? हैबर प्रक्रिया में उपयोग होता है। अब हैबर प्रक्रिया में क्या बनाया जाता है? जैसे स्टील निर्माण, जो स्टील निर्माण है उसमें बेसिकली किसका उपयोग किया जाता है? आयरन का उपयोग किया जाता है। वनस्पत तेलों का हाइड्रोजनीकरण के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? निकिल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। वहीं पे जो मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम का उपयोग किसमें किया जाता है? पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में। किसमें किया जाता है? पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में इसका उपयोग किया जाता है और कुछ औद्योगिक रिएक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। बाकी जो प्लैटिनम होता है इसका उपयोग हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, लेकिन ये महंगा बहुत होता है, इसलिए इसका उपयोग जो नॉर्मल तेल है उसमें नहीं किया जाता। बाकी जो ऑटोमोबाइल के कैटलिक कन्वर्टर है ना, उसमें प्लैटिनम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देती है? एथेन देती है, एथिलीन देती है, एसिटिलीन देती है या फिर प्रोपेन देता है? बताइए कौन सा देता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। एसिटिलीन जो है वो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन, जिसको क्या बोला जाता है? टोनल अभिकर्मक। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टोलन अभिकर्मक। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखिएगा। इसको क्या बोला जाता है? टोनल अभिकर्मक बोला जाता है। तो इसके साथ ये क्या करते हैं? सफेद अवक्षेप देते हैं। अब जो एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन क्या होता है? ये एक टर्मिनल एल्काइन होता है। क्या होता है? टर्मिनल एल्काइन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? टर्मिनल एल्काइन होता है। अब टर्मिनल एल्काइन क्या होते हैं? ऐसे एल्काइन जिसमें त्रिआबंध कार्बन से जुड़ा अम्लीय हाइड्रोजन होता है, यानी जिसमें 3 आबंध से जुड़े कार्बन के अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? टर्मिनल एल्काइन होते हैं। यानी जो एसिटिलीन है ये क्या है? टर्मिनल एल्काइन है और ये अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ कैसा अवक्षेप देता है? सफेद अवक्षेप देता है। बाकी एथेन, एथिलीन और प्रोपीन ये कोई भी परीक्षण नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 128 ग्राम SO2 में मोल की संख्या कितनी होगी? 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल या फिर 4 मोल? बताइए कितनी होगी? तो देखिए SO2 का पहले आपको मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो SO2 में जो सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32 होता है लगभग, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी टोटल जो एटॉमिक मास निकल के आया कितना आया? 64 ग्राम प्रति मोल निकल के आया सल्फर का। सिर्फ ठीक है, SO2 का। अब जो मोल है, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान की वैल्यू कितनी है? दी है 128। ठीक है, और मोलर द्रव्यमान कितना निकल के आया? 64। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 मोल आ जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, FeCO5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0, 3, 2 तथा 5। बताइए कितनी होगी? FeCO का होल 5 ये जो है इसमें ऑक्सीकरण की संख्या कितनी होगी? तो देखिए अगर इसकी बात करें तो मान लेते हैं कि जो आयरन है Fe है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? X है। लेकिन जो CO होता है यानी जो कार्बोनिल होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। अब विद्युत उदासीन होने की वजह से इसका जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है? 0 होता है। अब अगर हम आयरन को X मान के चलते हैं और हम फॉर्मूला पुटअप करते हैं तो आयरन की जगह Fe की जगह क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। और जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल की जगह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी 5 और CO की जगह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यानी X इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यानी कुल मिला के जो FeCO का होल 5 है, इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। तो इस प्रश्न के करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक जिम्मेदार होता है या उत्तरदायी होता है? MgHCO3 का होल ट्वाइस, CaCl2, MgSO4 या CaCO3? बताइए। जल की अस्थायी कठोरता यानी जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, इसके लिए कौन सा जो यौगिक है वो उत्तरदायी होता है? तो जल की अस्थायी कठोरता के लिए बाइकार्बोनेट के जो लवण होते हैं उनके कारण होती है। किसके कारण होती है? जो बाइकार्बोनेट के लवण होते हैं। अब बाइकार्बोनेट के लवण में कौन कौन से आ जाएंगे? बाइकार्बोनेट लवण में आ जाएगा
MgHCO3 का होल ट्वाइस ये आ जाएगा, और MgHCO3 का होल ट्वाइस ये क्या हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट के लवण हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों ऑप्शन में से क्या है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ये दिया है ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस आखिरी प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने 20 प्रश्न सॉल्व किए हैं, और इसके अलावा हमने लगभग 20 से 30 प्रश्नों का हमने फैक्ट पढ़ा है, एक्स्ट्रा हमने पढ़ा है। यानी आज की क्लास में हम देखा जाए तो लगभग 40 से लेकर 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं एक आधे घंटे 35 मिनट की क्लास में। तो जितनी भी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर देखिएगा। साथ ही अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट है, किसी प्रश्न में आपको डिफिकल्टी जा रही है, और किसी टॉपिक में आपको अगर डिफिकल्टी जा रही है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। और आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको भी हिट करके रख लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।